Hello everyone, my name is Priyanka and my topic is machine learning. Now firstly, what is machine learning? What actually machine learning is? Basically, it is a technology that is used to train the machines to perform various actions such as predictions, recommendations, estimations and all. Means कि actually में machine learning हमारे पास है क्या? बेसिकली अभी हम देखें तो हमारे पास बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं. ओके सो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें ह्यूमन की यू कैन से कि उनकी इंटरप्शन बहुत कम है. तो मशीन लर्निंग में हम बेसिकली करते क्या है, हमारे पास हमने मशीन को कुछ इस तरह से ट्रेन करना है सो दैट कि मशीन एक ह्यूमन की तरह थिंक करे. मशीन इज़ एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन, मशीन इज़ एबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस. मतलब मशीन को अपने डिसीजंस वो खुद ले सकें. तो मशीन लर्निंग बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस चीज़ को एनहांस करती है. Next, machine learning enables computers to behave like human beings by training them with the help of past experiences and predicted data. इसमें हम बेसिकली करते क्या है, मशीन को हम सबसे पहले ट्रेन करते हैं. हमारे पास ट्रेनिंग सेशन होता है, देन हमारे पास टेस्टिंग सेशन होता है. बेसिकली वी हैव 2 सेशंस, ट्रेनिंग एज वेल एज टेस्टिंग. हम मशीन को कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं, उस डाटा के बेसिस पे हम उनको ट्रेन करते हैं. ओके अब जब मशीन को हम ट्रेन करेंगे तो ट्रेनिंग के बाद वो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोवाइडेड. सो जब हमारे पास ट्रेनिंग फेज़ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है टेस्टिंग फेज़. उस फेज़ में हम क्या करते हैं, वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट इनपुट डाटा. हम एक इनपुट डाटा से मशीन को ट्रेन करते हैं, बट हम वेरियस इनपुट डाटा से उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं. अगर तो हमारी मशीन एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही है, सो हम कह सकते हैं कि हमारी मशीन की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% तो कभी होती नहीं है, ऑलमोस्ट हमारी मशीन जो एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही है. ओके बेसिकली मशीन लर्निंग में क्या होता है, देयर आर 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग: टास्क, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस. फर्स्टली टास्क होता क्या, व्हाट इज़ टास्क? A task is defined as the main problem in which we are interested. हमारी मशीन ने कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना है, ठीक है. अब वो क्या चीज़ परफॉर्म करेगी, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, दैट इज़ द मेन टास्क. उसको हम टास्क बोलेंगे. दिस टास्क कैन बी रिलेटेड टू प्रिडिक्शंस, रिकमेंडेशंस एंड एस्टिमेशंस. हमारी मशीन बेसिकली कर क्या रही है, प्रिडिक्ट ही तो कर रही है, एस्टिमेट ही तो कर रही है, किसी चीज़ की रिकमेंडेशन ही तो दे रही है, ठीक है. सो टास्क बेसिकली हमारे पास क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है. Next we have experience. Experience, it is defined as learning from historical or past data and used to estimate and resolve future task. Like हम मशीन को कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. अभी एक डाटा प्रोवाइड करा, उसने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करा, देन हमने डाटा को चेंज करा, कोई सेकंड ग्रुप ऑफ डाटा प्रोवाइड करा, फिर उसने कोई आउटपुट प्रोड्यूस करा. ऐसे हमारे पास बहुत से डाटा सेट्स होते हैं जिनको हम मशीन को प्रोवाइड करके उनके आउटपुट्स लेके आते हैं. तो एक्सपीरियंस हम इसी चीज़ को बोलते हैं, जब हम मशीन को बहुत सा डाटा प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टर्म्स में डाटा प्रोवाइड करते हैं एंड उन डाटा के बेसिस पे वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है. तो ऐसे क्या होता है, हमारी मशीन वो एक्सपीरियंस हो जाती है. अगर हम उसको वेरियस डाटा सेट प्रोवाइड करें तो वो क्या, वो एक्सपीरियंस हो जाती है. मतलब उसको सॉर्ट ऑफ कुछ मतलब उसको थोड़ा सा हो जाता है कि इस अगर मेरे को ऐसी इनपुट आएगी तो उसका आउटपुट कैसा होगा, ठीक है. तो वो था हमारे पास एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस. Performance is defined as the capacity of any machine to resolve any machine learning task. कि हमारे पास जो मशीन लर्निंग में परफॉर्मेंस है बेसिकली कि उस चीज़ की आउटकम क्या है, जो हमने इनपुट प्रोवाइड करा है उसकी आउटपुट क्या है. तो बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं मशीन लर्निंग में: टास्क, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस. ओके अब हमारे पास मशीन लर्निंग की टेक्निक है. वी हैव 3 टेक्निक्स ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज़ सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब मैंने ये तो बता दिया कि भाई मशीन्स को हम ट्रेन करते हैं एंड मशीन हमें कोई आउटपुट देती है. अब
उस ट्रेनिंग के दौरान हम किस तरह से ट्रेन करते हैं उसके भी आगे फर्दर 3 मेथड है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जैसे कि ये नेम से ही क्लियर है, सुपरवाइज लर्निंग, इसमें क्या होता है, वी हैव अ सुपरवाइज़र और वी हैव अ मेंटर जो हमें गाइड करता है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास जो मशीन है वो अंडर सुपरविजन गाइडेंस होती है एंड वी हैव लेबल डाटा सेट इन केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। लेबल डाटा सेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इनपुट तो पता है मशीन को, बट द मशीन ऑल्सो नोज द आउटपुट, मशीन नोज इनपुट एज वेल एज द आउटपुट इन केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। And in case of unsupervised learning, it is clear from the name that unsupervised mean कि without any supervision, उसमें कोई supervision नहीं है, कोई mentor नहीं है, बस उसमें क्या होता है कि मशीन को अपने एक्सपीरियंस से लर्न करके एक आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है। So basically supervised learning, as the name indicates, has the presence of a supervisor as a teacher. अगर मैं ईजीएस्ट एग्जांपल दूँ तो लाइक वी हैव अ क्लास एंड वी हैव अ टीचर इन अ क्लास। तो अगर एक क्लास में एक टीचर प्रेजेंट है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चों के लिए बहुत इजी है चीज़ों को सीखना, बिकॉज जो टीचर उनको पढ़ा रहा है वो सीख रहे हैं। बट अगर एक क्लास है जिसमें बच्चे ही हैं बट कोई टीचर नहीं है तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। तो बेसिकली डिफरेंस सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में इतना ही है कि जो सुपरवाइज लर्निंग है उसमें सुपरविजन के अंडर परफॉर्म होता है और जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसमें मशीन एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपना आउटकम देती है। After that the machine is provided with a new set of examples so that the supervised learning algorithm analyzes the training data set and produces a correct outcome from labeled data set. Supervised learning के अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक और, तो लाइक हमारे पास एक बास्केट है, बास्केट में हमारे पास बहुत से फ्रूट्स पड़े हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, एंड हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं कि अगर इस बास्केट में कोई भी राउंड चीज़ है और वो रेड कलर की है तो उसको डिफ़ाइन करना है एप्पल कि वो एप्पल है। तो अगर बास्केट में कोई येलो कलर की है और वो लॉन्ग शेप में है तो उसको बनाना डिफ़ाइन करना है। तो मैंने मशीन के सामने, मशीन को पहले मैंने ट्रेन कर दिया ये सब इंफॉर्मेशन दे के। आफ्टर दैट मैंने मशीन के सामने एक एप्पल रख दिया, तो मशीन ने क्या करा कि ये रेड कलर का है और राउंड है तो उसने कैटेगराइज कर दिया कि दिस इज़ अ एप्पल। तो ये हमारी होगी सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल। और अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास अनलेबल्ड डाटा सेट होता है, आपके पास जस्ट इनपुट होता है, वी हैव टू ओनली प्ले विद द इनपुट। आउटपुट है वो मशीन टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करेगी एंड इसमें किसी की सुपरविजन नहीं होती। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Input data is labeled in supervised learning. Input data is labeled means कि labeled data वो डाटा होता है जिसमें आपको input as well as output भी पता होता है। आपको पता है कि अगर मैं ये input दूंगा तो मेरा ये output आएगा। But in case of unsupervised learning, input data is unlabeled. इसमें just आपको input पता होता है but आपको output नहीं पता होता। Supervised learning has a feedback mechanism and unsupervised learning has not feedback mechanism. Feedback mechanism में क्या होता है कि जो आपकी मशीन है वो फीडबैक देती है, अगर तो उसने गलत बता दिया तो उसको फिर से ट्रेन करेंगे। मतलब मशीन को हम ट्रेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक कि उसने आपका आउटपुट है वो सही दिया कि गलत दिया है। बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं होता। Data is classified based on training data set in case of supervised learning and it is divided into regression and classification. Supervised learning में क्या होता है, हमारा classification method यूज़ होता है। हमारे पास बेसिकली 2 मेथड होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। जो हमारा क्लस्टरिंग होता है वो हम यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। मीन्स कि वी हैव टू मेक द क्लस्टर्स, हमारे पास डाटा सेट्स हैं उसमें से द एलिमेंट्स और द डाटा सेट्स दैट और द डाटा एलिमेंट्स दैट इज़ सिमिलर उनको हम एक क्लस्टर के अंदर डिफाइन कर देंगे, वे क्लस्टर्स बना देंगे। बट सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं उनकी, एंड नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें पता होती है सुपरवाइज्ड में एंड वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ़ क्लासेस इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
तो मशीन को लर्न करवाने के दो वेज, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अभी हमारे पास एक और लर्निंग की टेक्निक हमने देखी थी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ अ फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक in which an agent learns to behave in an environment by performing the actions and seeing the result of the actions। कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो टेक्निक है ये रिवॉर्ड बेस्ड टेक्निक है। अगर आपने परफॉर्म करा है कुछ तो एजेंट को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, अगर उसमें कुछ गलती हुई है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सिंपल आपकी जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की टेक्निक है। Reinforcement learning solves a specific type of problem where decision making is sequential and the goal is long term, such as game playing and robotics etc. रोबोटिक्स के केस में जो लर्निंग होती है वो होती है reinforcement learning. The learning is of reinforcement learning type. The agent interact with the environment and explores it by self. The primary goal of an agent in reinforcement learning is to improve the performance by getting the maximum positive rewards. जितने उसके maximum positive rewards होंगे उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को हाई कैलकुलेट करा जाएगा। नाउ मशीन को लर्न करवाने के वेज हमने तीन पढ़े, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है अंडर फिटिंग। नाउ व्हाट इज अंडर फिटिंग? एक्चुअली वी हैव टू टर्म्स, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। अब देखते हैं पहले कि अंडर फिटिंग क्या है। Underfitting occurs when our machine learning model is not able to capture the underlying trend of the data. In this case of underfitting, the model is not able to learn enough from the training data and hence it reduces the accuracy and produces unreliable predictions. Like हमारी मशीन है, उसको हम ट्रेन करवा रहे हैं, ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड करा, ट्रेन करवाया उस मशीन को। हमारी अंडर फिटिंग एक प्रॉब्लम है, वो कब आती है? जब हमारी मशीन है वो ज़्यादा लर्न ना कर पाए, मतलब उसके पास इनफ पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे वो अपनी आउटकम दे सके। मशीन क्या करती है, इसमें जो सफिशिएंट डाटा होता है उसको भी कैप्चर नहीं कर पाती। And underfitted model has a high bias and low variance. Now we have two terms, bias and variance. इन दो टर्म्स को आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले अंडरफिटिंग को देखते हैं। अंडरफिटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा मॉडल है, जो हमारा एजेंट है, वो जो नेसेसरी पैरामीटर्स है उसको भी नहीं कवर कर पाता। अगर उसको भी कवर नहीं कर पाएगा वो, तो जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको प्रॉब्लम होगी, मीन्स कि वो एक्यूरेट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब हमारे पास अंडरफिटिंग को अवॉइड करने के दो वेज हैं। बाय इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग टाइम ऑफ द मॉडल, जब हम मॉडल को ट्रेन करवाते हैं तो उसका टाइम को इंक्रीज़ कर दें। उसके टाइम को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि उसके पास बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे एंड वो उन पैरामीटर के बेसिस पे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकेगा। सेकेंड वन इज़ बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ फीचर्स। नंबर ऑफ़ फीचर्स इंक्रीज़ करने से भी अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ओवर फिटिंग। Overfitting occurs when our machine learning model tries to cover all the data points or more than the required data points in the given data set. जब हमारी मशीन हद से ज़्यादा सीख जाती है, मीन्स कि जो डाटा पॉइंट्स उसको कवर करने हैं वो तो वो कवर करती है, बट उसके बाद जो एक्स्ट्रा डाटा पॉइंट्स हैं, जो नॉइस है, वो उसको भी कवर कर लेती है। ओवरफिटिंग से क्या होता है कि आपकी जो मशीन है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाती। क्यों? बिकॉज उसके पास एक्सेस में डाटा है, वो अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाती है कि इस इनपुट का आउटपुट क्या होगा, और ये सारा होता है ड्यू टू नॉइज़। Like the model starts catching noise and inaccurate values present in the dataset, and all these factors reduce the efficiency and accuracy of the model. इससे ओवरफिटिंग से क्या होता है
कि जो हमारी मशीन है उसके पास अगर उसको 4 पैरामीटर्स चाहिए अपने आउटपुट प्रोड्यूस करने को, तो वो 6 को सीख लेगी। एंड जब हमारे पास कोई भी चीज़ लाइक हद से ज़्यादा आए तो उसमें क्या होता है, द मशीन कन्फ्यूज़, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है और वो आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। एंड ऑल्सो द ओवरफिटेड मॉडल हैज़ लो बायस एंड हाई वेरिएंस। अब यहाँ पे भी हमारे पास बायस एंड वेरिएंस टर्म आई है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। The chances of occurrence of overfitting increases as much we provide training to our model. जैसे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो नॉइज़ को कैच कर लेता है। इट मीन्स कि द मोर वी ट्रेन आवर मॉडल द मोर चांसेस ऑफ अकरिंग द ओवरफिटेड मॉडल। जितना मॉडल को ज़्यादा ट्रेन करेंगे मीन्स वी हैव टू ट्रेन द मॉडल एक लिमिट तक। अगर हम उस लिमिट से ज़्यादा मॉडल को ट्रेन करे जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नॉइज़ भी कैच करेगी, जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं, जो इनसफिशिएंट पैरामीटर्स हैं, वो उनको भी कैच करेगी। एंड जब वो रिज़ल्ट एनालिसिस करेगी तो वो उनको भी इंक्लूड करेगी, जिसकी वजह से वो खुद में ही कंफ्यूज हो जाएगी और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगी। Overfitted is the problem that occurs in supervised learning. बेसिकली जो आपकी ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है वो सुपरवाइज लर्निंग में हमें देखने को मिलती है। Now we have reasons and techniques to reduce overfitting and underfitting. Firstly, underfitting, high bias and low variance. इस डिफरेंस को पढ़ने से पहले let's proceed to the bias and variance. Basically, bias and variance are the two types of errors. Basically, what error is? Error होता क्या है? An error is a measure of how accurately an algorithm can make predictions for the previously known data set. कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो उसमें कितने एरर्स आ रहे हैं। Like on the basis of these errors, the machine learning model is selected that can perform the best on particular data set. Basically, we have two types of errors: reducible errors and irreducible errors. Reducible errors are those errors that improve the model accuracy, जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट जो इररिड्यूसिबल एरर्स हैं वो हमेशा मॉडल में प्रेजेंट रहेंगे, वो रिड्यूस हम नहीं कर सकते हैं। तो रिड्यूसिबल एरर्स के अंदर आता है बायस एंड वेरिएंस। नाउ व्हाट एक्चुअली बायस इज़, we have two values in machine learning, the actual value and the target value. एक्चुअल वैल्यू की जो वो मशीन एक्चुअल में प्रोवाइड करेगी हमें आउटपुट, एंड टारगेट वैल्यू की जो उस मशीन का टारगेट है। तो जब मशीन कुछ भी प्रेडिक्ट करती है तो बेसिकली वो दो वैल्यूज़ प्रोड्यूस करती है। उन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना है कि हमारी द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू इज़ एक्चुअली कॉल्ड द बायस। उस चीज़ को हम बायस बोलते हैं। In general, a machine learning model analyzes the data, find the patterns in it and make predictions. While training, the model learns these patterns in the data set and applies them to test the data for prediction. पहले हम data provide करते हैं, उसको train करते हैं, then उसमें से patterns find out करते हैं. While making the predictions, a difference occur between the prediction values by the model and the actual values by the model. We have predicted value जो predict करी है कि value आएगी, and we have actual value जो actual में आनी चाहिए। उनमें कितना difference है, कि ज़्यादा difference है कि कम difference है, उस चीज़ को हम बोलते हैं bias. That is defined as bias. It can be defined as the inability of machine learning algorithms such as linear regression to capture the true relationship between the data points. हमारे जो bias है वो basically play करती है between actual value और आपके target value. And in case of variance, वेरिएंस क्या होता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं उनकी स्कैटरिंग कितनी है, हाउ मच द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड इन अ सिस्टम इन अ मॉडल. द वेरिएंस would specify the amount of variation in the prediction if the different training data was used. In simple words,
Variance tells that how much a random variable is different from its expected value. Like इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है. वो दोनों वैल्यू स्कैटर्ड कैसे हैं, मतलब कितने टर्म्स में वो स्कैटर्ड हैं, तो उस स्कैटरिंग को हम बोलेंगे वेरिएंस. Ideally, a model should not vary too much from one training dataset to another, which means the algorithm should be good in understanding and hidden mapping between inputs and output value. Variance errors are either of low variance or high variance. अब अगर हम बायस की बात करते हैं तो बायस के एरर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, लो बायस और हाई बायस. एंड अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएंस, हाई वेरिएंस एंड लो वेरिएंस. नाउ आई विल रिपीट बायस्ड एंड वेरिएंस. बायस में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और आपके टारगेट वैल्यू में डिफरेंस कितना है. एंड वेरिएंस होता है कि एक्चुअल वैल्यू और टारगेट वैल्यू के जो डाटा पॉइंट्स हैं वो कितने ज़्यादा स्कैटर्ड हैं. अगर तो हमारे पॉइंट्स वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं देन वी हैव अ हाई वेरिएंस. अगर तो डाटा पॉइंट्स कम स्कैटर्ड हैं, एक ग्रुप में है, एक क्लस्टर में है, देन वी हैव अ लो वेरिएंस. नाउ लो बायस. A low bias model will make fewer assumptions about the form of target function. And in case of high bias, a model with a high bias makes more assumptions and the model becomes unable to capture the important features of the dataset. A high bias model also cannot perform well on new data. अभी हमारे पास बायस देखा हमने, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू. अगर तो हमारे पास एक प्रिडिक्टेड वैल्यू है, एक एक्चुअल वैल्यू है, अगर इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि हमारा हाई बायस है. एंड अगर प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा कम डिफरेंस है, वो वैल्यू नज़दीक हैं, तो उनको बोलेंगे हमारे पास लो बायस है. लाइक अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 4 एंड वी हैव प्रिडिक्टेड वैल्यू 3.9, तो हम कहेंगे कि हमारा बायस लो है बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू आर वेरी स्मॉल. बट अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू है 4 और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है 0, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, तो उस केस में हम बोलेंगे वी हैव अ हाई बायस. नाउ वेरिएंस. Low variance means there is a small variation in the prediction of the target function which changes in the training data set. At the same time, high variance shows a large variation in the prediction of the target function which changes in the training data set. अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा क्लस्टर, हमारे पास सपोज 10 पॉइंट्स है क्लस्टर में, एक क्लस्टर है उसके अंदर हमारे पास 10 डाटा पॉइंट्स है. अगर वो डाटा पॉइंट्स एक क्लस्टर के अंदर हैं, लाइक एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम बोल देंगे कि वी हैव अ लो वेरिएंस, कि पॉइंट की स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं है, पॉइंट नज़दीक हैं. बट अगर वो पॉइंट की स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, एक पॉइंट कहीं पे है, दूसरा कहीं पे है, देन वी हैव अ हाई वेरिएंस. और जो हमारे ये लो बायस, हाई बायस, लो वेरिएंस, हाई वेरिएंस होते हैं, ये हमारे एरर्स होते हैं मशीन लर्निंग में जब हम मशीन को ट्रेन करवाते हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बायस एंड वेरिएंस. लाइक लो वेरिएंस एंड लो बायस, उस केस में स्ट्रक्चर कैसा होगा. हाई वेरिएंस एंड लो बायस, उस केस में स्ट्रक्चर कैसा होगा. एंड हाई बायस एंड लो वेरिएंस. सो बेसिकली वी हैव 4 पैरामीटर्स. फर्स्टली लो बायस एंड लो वेरिएंस. इस केस में क्या है कि हमारे पास बायस भी लो है एंड वेरिएंस भी लो है. दैट मीन्स कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू वाज वेरी स्मॉल, बिकॉज लो बायस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस बहुत स्मॉल है. एंड लो वेरिएंस, जो पॉइंट की स्कैटरिंग है वो भी बहुत स्मॉल है, पॉइंट गैदर्ड हैं, एक ग्रुप में है पॉइंट. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट फिगर, वी हैव लो बायस एंड लो वेरिएंस. जो रेड पॉइंट्स हैं दैट द येलो पार्ट डेजिग्नेटेड द बुलजाई पॉइंट. बुलजाई पॉइंट क्या होता है, जो एक्चुअली में जो आपका आइडियल पॉइंट होता है. एंड जो रेड पॉइंट्स हैं, इसमें रेड डॉट्स हैं, दैट स्पेसिफाइज योर लो बायस एंड लो वेरिएंस. लो बायस मीन्स कि पॉइंट्स के इन बिटवीन स्पेस बहुत कम है, मीन्स कि उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं है, तो वी हैव अ लो वेरिएंस. एंड उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू में डिफरेंस बहुत कम है.
As we move to the second figure, we have low bias and high variance. लो बाइस मीन्स कि एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू में डिफरेंस तो कम है, बट वी हैव अ हाई वेरिएंस, उनकी स्कैटरिंग थोड़ी ज़्यादा है. सो यू कैन सी इन सेकेंड फिगर कि जो रेड पॉइंट्स हैं उनकी स्कैटरिंग है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फिगर. रेड पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं. नाउ मूव टू थर्ड फिगर. वी हैव हाई बाइस एंड लो वेरिएंस. High bias means कि there is a huge difference between the actual value and the predicted value. But we have low variance. Low variance means कि points की scattering बहुत कम है. So you can see in third figure कि जो red points हैं वो yellow bullseye points से ऊपर हैं, but उनकी scattering कम है, वो एक group में है. And in your fourth figure we have high bias and high variance means कि there is a huge difference between the actual value and the predicted value, and also the points are scattered too much. लास्ट फिगर में आप देख सकते हो कि जो रेड पॉइंट्स हैं उनकी स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा है एंड वो पॉइंट एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं. So low bias and low variance, the combination of low bias and low variance shows an ideal machine learning model. However, it is not possible practically. जो first figure है low bias and low variance, this is your ideal model and it is impossible to achieve ideal at 100% level. कि ideal हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल ideal है अगर हमारा मॉडल अचीव करता है low variance and low bias, but in practical it is not possible. Second one is low bias and high variance. With low bias and high variance model, predictions are inconsistent and accurate on average. This case occurs when the model learns with a large number of parameters and hence leads to overfitting. In second case, low bias and high variance, आपका जो मॉडल है, जो आपकी मशीन है, वो इतना ज़्यादा लर्न कर लेती है कि वो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को भी इंक्लूड कर लेती है एंड एट द टाइम ऑफ आउटपुट वो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है. एंड दिस सिचुएशन लाइक लो बायस एंड हाई वेरिएंस, दिस लीड टू ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, जिसमें मशीन को खुद भी समझ नहीं आता कि वो आउटपुट क्या दे रही है, बिकॉज उसके पास इतना ज़्यादा डाटा, इतना एक्सेस अमाउंट में डाटा है कि वो उस डाटा में ही कंफ्यूज होकर रह जाती है. Your third scenario is high bias and low variance. With high bias and low variance, predictions are consistent but inaccurate on average. This case occurs when a model does not learn well with the training dataset and it uses a few number of parameters. This leads to underfitting problem. Now in second case we have a overfitting problem, but in third case we have a underfitting problem because model जो actual parameters हैं, जो sufficient parameters हैं, उनको भी cover नहीं कर पा रहा, and अगर model उनको cover नहीं कर पाएगा तो the model leads to underfitted problem. And the fourth one is high bias and high variance. With high bias and high variance, the model predictions are inconsistent and inaccurate on average. जो फोर्थ केस है लाइक हाई बाइस एंड हाई वेरिएंस का जो केस है, वो केस में तो जो रिज़ल्ट है वो हर केस में इनएक्यूरेट ही आएगा बिकॉज उसके पॉइंट्स की स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा एंड पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा है. नाउ लेट्स मूव टू लो बाइस एंड हाई वेरिएंस. रीजंस एंड टेक्निक्स. We have studied overfitted, underfitted and overfitted model. तो अभी इनके reasons देखते हैं. Reasons for underfitting: high bias and low variance. Second one, the size of the training dataset is used is not enough. The third one is the model is too simple. And the fourth one is training data is not cleaned and also contain noise in it. बेसिकली अंडरफिटिंग का रीज़न क्या है? हाई बाइस एंड लो वेरिएंस मींस कि आपकी एक्चुअल वैल्यू एंड जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एंड जो पॉइंट की स्कैटरिंग है वो बहुत कम है. मतलब मशीन है जो पैरामीटर्स को कवर अप करने चाहिए वो उसको भी कवर अप नहीं कर रही है, तो उसको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है.
and we have some techniques to reduce the underfitting problem. The first one is increase the model complexity, means कि we have to train machine more and more, machine को ज़्यादा से ज़्यादा train करवाना चाहिए. Increase the number of features, performing features engineering, उसके features को increase करेंगे, उसको ज़्यादा performance करवाएंगे तो क्या करेगी, उससे उसके जो results हैं वो improve होंगे. Remove the noise from the data and increase the number of iterations or increase the duration of training to get better result. Means कि machine को एक sufficiency तक train करवाना है so that कि वो underfitting problem को face ना कर पाए. And next one is overfitting. Reasons for overfitting are high variance and low bias. The model is too complex and the size of the training data. मीन्स कि ओवरफिटिंग में क्या होता है कि हमारे पास वी हैव हाई वेरिएंस एंड लो बाइस, जो पॉइंट्स की स्कैटरिंग है वो बहुत ज़्यादा है, बट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू इज़ नॉट मोर. एंड वी हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड द साइज ऑफ द ट्रेनिंग डाटा. हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा है, हमने मशीन को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है इन केस ऑफ ओवरफिटिंग कि उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू नॉइज एंड ऑल. एंड देयर आर सम टेक्निक्स टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग. इंक्रीज ट्रेनिंग डाटा, रिड्यूस मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, अर्ली स्टॉपिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, and regularization. And we have two techniques in regularization, that is ridge regularization and lasso regularization. And also we have a method named as dropout, and the dropout method is used in like neural networks that we'll study in next slide. So let's study what is feed forward neural network. Basically, when we deal with the machines, we deal with the networks. And in machine learning, there is a network called feed-forward network. That is a type of artificial neural network in which nodes connections do not form a loop. We have various nodes and the nodes are connected in such a way that it cannot make a loop. And in feed-forward network, basically we deal with the three layers. We have three layers. First layers are the input layers, and each layer consists of nodes. The second layer is the hidden layer, and the third layer is the output layer. So basically these three layers are the main pillars of the feed forward neural network. The first layer is the input layer, and like we have three nodes in the first layer. Nodes basically are the parameters on which we perform the calculations. Second one is the hidden layer, and third one is the output layer. Like we have three layers. In input layer we have three nodes, in hidden layer we have four nodes, and in output layer we have two nodes. The data enters the input node, travel through the hidden layers and eventually exit the output nodes. Basically होता क्या है कि जो हमारा डाटा है वो इनपुट लेयर रिसीव करती है एंड सारी कॉम्प्लिकेशन, सारी कॉम्पिटिशन्स, द हिडन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पिटिशन्स, एंड देन द डाटा इज मूव फ्रॉम हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर, एंड फाइनल जो आउटपुट होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द आउटपुट लेयर. सो बेसिकली दिस इज़ द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसमें क्या होता है कॉम्पिटिशन्स होती हैं एंड आउटपुट लेयर एक आउटपुट प्रोड्यूस करती है दैट इज़ यूज्ड बाय द वेरियस मशीन्स. थैंक यू.